दोनों का एक्सिस सेम है, ठीक है। yes. तो ऐसा नहीं हो सकता था क्या? ये भी तो ठीक ही दिख रहा है, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पी जेड ले लो, इसमें क्या तकलीफ है? इसमें भी तो एक्सिस सेम है। yes. तो वो वाला मिलेगा किससे? जाके हाइब्रिडाइजेशन किससे करेगा? तो बोल तो रहे कि ये पार्ट नहीं, कि हाइब्रिडाइजेशन वो अलग से रहेगा, मतलब पूरे पार्ट में कॉम्बिनेशन होगा, ये 3 पार्ट का कॉम्बिनेशन होगा और ये पूरे पार्ट में कंबाइंड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं उसे। कॉम्बिनेशन तो एक ही बार में सारे का हो रहा है, बट प्रेफरेबली ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, पीरियड अलग से रह गया तो। स्ट्रक्चर नहीं अच्छा आएगा। अच्छा और खराब का क्या मतलब होता है बे? अच्छा स्ट्रक्चर नहीं आएगा, अच्छा स्ट्रक्चर लेगा तो मजबूती ना मिलेगा। हम लोग का जो शेप निकल के आता है 5, ये आगे पता चलेगा तुम लोगों को। हाँ सर शायद क्वेश्चन में ये कल नोट्स में था सर, जितने भी एक्स सेम इक्विवेलेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल थे सर वो ज्यादा हाँ, स्टेबल। तो ठीक है, जैसे पीजेड वाला पार्ट अगर डीजेड स्क्वायर के साथ मिक्सअप हो रहा है तो पीएक्स पीवाई के साथ डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पार्ट है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है, इस चीज को हम लोग जस्ट आगे डिस्कस भी करेंगे। आगे एक शेप होता है 5 बॉन्ड से एसोसिएटेड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये चीज मतलब एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल वाले पार्ट के सेंटर से एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे चला जाएगा, इस तरह के शेप को हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। बाई पिरामिडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऊपर वाले पॉइंट को इस ट्राइंगल के बेस से मैच कराए, ऊपर एक पिरामिड टाइप का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली उसको देखने में ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ सेंटर से साइड मैच हुआ, सेंटर से साइड मैच हुआ, सेंटर से साइड मैच हुआ, तो जो पिरामिड वाला पार्ट है वो ट्रायंगुलर पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब जो बेस है वो ट्रायंगुलर नेचर का होना चाहिए, ऐसा मानते हुए चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ट्रायंगल का तीसरा पार्ट होता है, तो ये ऊपर वाला पार्ट इससे भी ज्वाइन कर सकते थे हम लोग, इस चीज को हम लोग ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर में ऊपर वाले पॉइंट से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक शेप बनाए, सिमिलर टाइप से नीचे से भी दोनों साइड को ज्वाइन किए तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर निकल के आता है। तो ये जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है उसमें ये जो 3 ऑर्बिटल्स है, जैसे ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का जो प्लेसमेंट है वो ये शो कर रहा है कि 3 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो बाई पिरामिडल में उस ट्राइंगल से एक वर्टिकली ऊपर एक वर्टिकली जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट, ये पीजेड और डीजेड स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से बना है। जैसे लास्ट क्लास में बोला था कि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जाएंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो अगर मान लो एस के साथ पी एक्स और पी वाई मिक्सिंग में गया तो 3 ऑर्बिटल मिक्सिंग में गए तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और फिजिक्स में क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है तो उसमें ऑब्वियस ही बात है 3 इक्वल फोर्सेस को अगर हम लोग को अरेंज करना है तो 120 डिग्री पे इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्लेस कर सकते हैं। तो ये जो एस और पी एक्स और पी वाई है, इससे 3 sp2 हाइब्रिड टाइप का ऑर्बिटल बनेगा। उसमें एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, वो तीनों को हम लोग एक ट्रायंगल के ऊपर आराम से प्लेस करके रख सकते हैं। तो ट्रायंगल का प्लेसमेंट के लिए हम लोग केवल 3 ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं। और ट्रायंगल के वर्टिकली ऊपर, मतलब ट्रायंगल का ऐसा प्लेन है, इससे वर्टिकली ऊपर एक बॉन्ड है और इससे वर्टिकली नीचे एक बॉन्ड है। इन दोनों के लिए हम लोग पीजेड और डीजेड स्क्वायर की बात कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग आगे सीख पाएंगे, अभी नहीं। दूसरे वाले केस में हम लोग जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन लिखे थे तो उसमें 4 ऑर्बिटल का मिक्सिंग है। अगर 4 ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और उसमें केवल x और y डायरेक्शन के अलोंग हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो जैसे मान लो अगर हम लोग s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेते हैं तो x और y एक्सिस के अलोंग हम लोगों के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो भी x और y एक्सिस के अलोंग ही रहेगा, मतलब एक ऑर्बिटल इधर चला गया, दूसरा ऑर्बिटल दूसरे डायरेक्शन में, तीसरा ऑर्बिटल तीसरे डायरेक्शन में, चौथा ऑर्बिटल चौथे डायरेक्शन में। तो वो चारों ऑर्बिटल्स मिल करके एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे। और जो पीजेड और डीजेड स्क्वायर वाला पार्ट है, वो पीजेड और डीजेड स्क्वायर वाला पार्ट प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे रहेगा। मतलब ये एक्स वाई प्लेन है अगर, तो उस केस में ये पार्ट हम लोग जेड डायरेक्शन लेके चल सकते हैं। यहाँ से हम लोगों का स्क्वायर बेस वाला ट्राइंगल, ये पिरामिड बनेगा। ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कराया, यहाँ से ज्वाइन कराया, इधर से ज्वाइन कराया और राइट साइड। तो इस केस में एक स्क्वायर वाले पार्ट का हम लोग पिरामिड वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। इधर एक प्लेन है, इधर एक प्लेन है, इधर एक प्लेन है और नीचे एक प्लेन है। तो जैसे हम लोग का जो पिरामिड का शेप है वो पिरामिड का शेप स्क्वायर वाला ही पार्ट रहता है।
एक टॉप मोस्ट पॉइंट है, उससे हम लोग का 4 कॉर्नर से हम लोग उस चीज को ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्क्वायर पिरामिडल शेप कंसिडर करते हुए काम कर रहा है। तो वो जो px प्लस py प्लस dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो उस केस में हम लोगों का px वाला पार्ट x डायरेक्शन में है, py वाला पार्ट y डायरेक्शन में है, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर इसी डायरेक्शन में है। तो x वाला पार्ट x के साथ मिक्स करेगा, py वाला पार्ट y डायरेक्शन वाले पार्ट के साथ मिक्सअप करके उसी डायरेक्शन में ऑर्बिटल बनाएगा। तो एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बना, और pz और dz स्क्वायर प्लेन के ऊपर और नीचे चला जाता है। आगे जब शेप वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, तो शेप के डिस्कशन के टाइम पे तुम लोगों को पता चलता जाएगा कि ऐसा थ्योरेटिकल पार्ट क्यों बोला गया। जैसे इसमें ऐसा समझ लो, ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग इसको जीरो से शुरू कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है कि एक्सपेरिमेंट हुआ, मॉलिक्यूल ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, और उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक थ्योरी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग के पास एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाके थ्योरी बनाए, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी टाइप की बात कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग फिर बोल रहे हैं कि अभी इधर साइड से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग थियोरेटिकल बात करें तो उससे हम लोग कोई नया मॉलिक्यूल बना देंगे। मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट कर रहा है वही एग्जिस्ट कर रहा है, उसको देखते हुए हम लोग थ्योरी को डिफाइन कर रहे थे। तो आगे जैसे हम लोग शेप में जाएंगे, तब तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, ये चीज तो बहुत आसान था। अगर हम शेप वाले पार्ट से इन चीजों को रिलेट करने की कोशिश करें तो आराम से रिलेट कर सकते हैं। ये चीज तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें कुछ पॉइंट्स थे डिस्कशन के। एक तो कितने ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जाएंगे, उससे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, पहला चीज। और दूसरा, उसके बाद फिर हम लोग का कौन कौन से ऑर्बिटल का प्रेफरेबली मिक्सिंग होगा बेस्ड ऑन देयर एनर्जी हम मेंशन भी नहीं किया अभी तक, केवल एनर्जी का रिलेटेड पॉइंट लिखवाए हैं, जिसके एप्लीकेशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा पॉइंट डिस्कशन में आया था ओरिएंटेशन वाला पार्ट। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन के हिसाब से ये दोनों पार्ट याद रखने लायक है, जिसको प्रॉपरली ध्यान रखना। बाकी बुकलेट में कुछ तुम लोग को होमवर्क दिया था, अगर बुकलेट में कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हैं, बोलते जाओ बुकलेट में अगर कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं है किसी को बुकलेट में? चाहिए क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 या पार्ट 2? पार्ट 2। पार्ट 1 बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाया है, उसमें कुछ ज्यादा होमवर्क ही कहाँ रहता है। अच्छा, पार्ट 1 में कहाँ ज्यादा होमवर्क रहता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत होमवर्क रहता है सर। बताइए कौन सा क्वेश्चन? सर 46 नंबर। 46 नंबर 46 नंबर। अब इसमें सर ए और दोनों में तो नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगा शायद। अच्छा, मंदबुद्धि बालक, लास्ट क्लास में बोला था कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कांसेप्ट है, काहे नहीं समझ में आता है? मार्क किया हुआ था इसीलिए कर लिया। मार्क किया हुआ था ऐसे अच्छा, कैसे? लोगों को जब होमवर्क लिखवाते हैं तो सुनता नहीं है बात अच्छे से। और बताओ सर 50 नंबर में देखिए। कौन सा? नाइट्रोजन 50 नंबर। 50 नंबर, हाँ 50 नंबर है, बोलो। नाइट्रोजन का सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे रह सकता है? नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे रह सकता है? उसके बाप का राज चल रहा है, ऐसे रह सकता है? लोन पे रखेगा, क्या नहीं रह सकता है गधा? लोन पे कौन याद रखेगा? हाँ ये भूल गया। इतना मार मारेंगे ना तुमको हम। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो इसके इसमें sp1 p2 p3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया कि नहीं बनाया ये बता पहले। क्या सर? सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया तो? सब्जेक्टिव कौन सा? बुकलेट 1 का क्वेश्चन बनाया है कि नहीं बनाया है? सर जितना दिए उतना बनाया हुआ है। हाँ हाँ वही पूछ रहे हैं, बुकलेट 1 का क्वेश्चन बना लिया है? हाँ बनाया वही होगा। आप मुझे बोलिए कौन सा होगा का क्या मतलब होता है? सर बनाया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन कौन? तो उसमें ये 40 नंबर का आंसर क्या होगा? अच्छा हाँ क्या? हाँ क्या आंसर बता। sp3। काहे sp3 हो गया? सर एक लोन पेयर भी तो है।
दूसरे जगह लोन पे भी नहीं काउंट करेगा, बॉन्ड अधिक लोन पे। तो दूसरे जगह लोन पे कौन काउंट करेगा? और कोई डाउट किसी को? पहले वाले केस में sp3 होगा, थर्ड वाले केस में sp3 होगा, बस 1/3 में होगा। ऑप्शन आंसर होना चाहिए इसका। और कोई डाउट? जल्दी बोलो भाई, और कोई डाउट? पता चला कि तुम लोग स्कूल में एग्जाम चल रहे। 52 ऑप्शन नंबर भी पढ़िए ना। क्वेश्चन नंबर 52 तो होमवर्क ही नहीं दिए थे। ऐसा कैसे हो रहा है बार बार? ऐसा कैसे हो जाए? तो मंदबुद्धि इंसान हो गया है, तुम्हारा दिमाग कहीं और रहता है, हमको समझ में आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपीएल का मैच शुरू होने वाला तो जल्दबाजी में भाग गया? तो नहीं सर, वैसा तो नहीं था। और कोई डाउट किसी को? पूछो भाई। तुम्हारे स्कूल में अगर एग्जाम चल रहा है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हाफ ईयरली का एग्जाम समझ में आया कि स्कूल में चल रहा है, मेरा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। बहुत मार मारेंगे सबको हम नहीं तो। हाफ ईयरली चल रहा है सर, कैसे कंप्लीट करेंगे? कैसे कंप्लीट करेंगे तुमको जानना है। कॉफी पी करके रात भर पढ़ाई करो, रेड बुल पी करके 2-2 दिन पढ़ाई करो। हम लोग कॉलेज में करते थे, कॉलेज में हम लोग का 7 दिन सेमेस्टर एग्जाम होता था, फुल मतलब जब एंड सेमेस्टर का एग्जाम होता था तो लोग रेड बुल पी के 2-2 3 दिन जागते रहते थे। कैसे कंप्लीट होगा तुमको देखना है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बट होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तो कहाँ से आया? क्या? आपके टाइम में रेड बुल कहाँ से आया? अब कॉलेज में रेड बुल मिलता है कि? रेड बुल हर जगह मिलता है। अच्छा, आपके जमाना में था। कॉफी पियो, ब्लैक कॉफी पियो, पानी में केवल कॉफी डालो, कोई चीनी नहीं, कोई दूध नहीं, जहर बन जाएगा वो, और उसके बाद फिर पियो, देखो सारा नींद गायब हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो उठा के पटक देंगे हम सबको। चलो थ्योरी वाले पार्ट पे आते हैं। लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट वाले पार्ट के डिस्कशन में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन कर चुके थे और कुछ कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करना बाकी है। जैसे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स और भी है जिनका अपने को ध्यान रखना होगा, उसमें नोट लिख करके पॉइंट मेंशन करते जाओ। बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, ये एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। पहला पॉइंट नोट करो, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल्स all can participate in hybridization. All can participate in hybridization. क्या मतलब इस चीज का, आएंगे हम लोग डिस्कशन में एक एक करके सारे पार्ट में। सेकेंड पॉइंट, hybrid orbitals follows Hobsbawm's principle। ऑल्दो इस चीज का ज्यादा कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि हम लोग केवल वैलेंस शेल में बॉन्डिंग करा रहे हैं, तो इस चीज का ज्यादा सेंस नहीं है। फॉलोज हॉबसबॉम प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा पार्ट थॉर्न्स रूल। कैसे फॉलो करता है आते हैं हम लोग इस चीज के डिस्कशन पे, अभी के लिए बस पॉइंट नोट डाउन करना है। तीसरा पॉइंट एक छोटा सा पार्ट है, जैसे एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट को हम लोग हमेशा इस टाइप से मेंशन करेंगे, मतलब जैसे अगर एक एस ऑर्बिटल वाला पार्ट है और एक पी ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में गया, तो उस केस में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसको लिखने का तरीका ये होता है, एक लोब बड़ा हो जाएगा और एक लोब बहुत ही छोटा सा रहता है। आगे जाने के बाद इस चीज को हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देंगे और इस चीज को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। ऑल्दो ये वर्ड अभी यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आगे जाने के बाद, आगे मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इस चीज को यूज करेंगे। जो बड़ा वाला पार्ट है वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उस चीज को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे, और नीचे वाले पार्ट को एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे। और एक चीज अगर याद हो जो हम लोग 2-3-4 क्लास पहले डिस्कस किए थे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कराता है। तो जैसे पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हम लोग के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ओवरलैप होना चाहिए।
लेकिन अगर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रॉब्लम ये है कि एक लोब बड़ा है और एक लोब छोटा है, तो अगर ओवरलैप होगा साइड वाइज तो एक ओवरलैप तो हो जाएगा, बट नीचे साइड ओवरलैप कभी भी नहीं हो सकता। इस वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कराता है। तो अगर हम लोग बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करा रहे हैं, मिक्सिंग करा रहे हैं ऑर्बिटल्स का, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस शेप का कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल शेप माना गया है हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो इस टाइप का नहीं होता है, कुछ इस टाइप का रहता है। और ये बड़ा मतलब यूनिक टाइप का शेप है जो हम लोग को कंसिडर करना होता है। इस टाइप का शेप कंसिडर किया जाता है, इस चीज को हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। यहाँ पे बीच में यहाँ न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस वाले पार्ट के एक तरफ बड़ा सा लोब है, एक तरफ छोटा सा लोब है। डायग्राम तुमको अगर अच्छे से समझना है तो तुम्हारे बुकलेट में डायग्राम दे रखा है, वैसे बुकलेट में शायद थोड़ा इस टाइप का डायग्राम दे रखा है, वो थोड़ा गलत मानेंगे हम, उतना सही नहीं है बुकलेट में जो डायग्राम दे रखा है, लेकिन ठीक है समझने के लिए अच्छा है। इस टाइप का डायग्राम दे रखा है मछली टाइप का, मतलब मछली तो नहीं है प्रिसाइजली, इधर एक सर्कुलर पार्ट दे रखा है आर्क, इस टाइप का एक डायग्राम दे रखा है। तो हम लोगों का डायग्राम एग्जैक्टली इस टाइप का शार्प नहीं हो सकता, हम लोग का डायग्राम वाला पार्ट थोड़ा ऐसा कर्व टाइप का होता है, जैसे बीन टाइप का जो शेप है और उधर दूसरे साइड में कोनिकल टाइप का शेप आएगा। तो अगर हम लोग इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप मान के चलते हैं, तो जैसे एक छोटा सा टर्म होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में, नोड। नोड का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मतलब वैसे प्लेन्स या वैसा सरफेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और नॉर्मली एक एटम में जब हम लोग नोड्स की बात करते हैं तो हम लोग उस एटम के न्यूक्लियस के थ्रू क्रॉस कर रहे होते हैं। जैसे मान लो एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल वाले पार्ट में न्यूक्लियस के आजू बाजू स्फेरिकल शेल निकल के आ रखा। तो ऐसा कोई भी प्लेन ले लो, मान लो जैसे यहाँ पे एक प्लेन लेते हैं हम लोग जो न्यूक्लियस से क्रॉस कर रहा है, तो ये प्लेन वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज को हम लोग नोड नहीं बोल सकते। वैसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है, दैट इज कॉल्ड एज नोड। वहां पे कहीं पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना चाहिए। कोई बोल सकता है कि सर बाहर तो ऐसा प्लेन बना सकते हैं, लेकिन ये प्लेन न्यूक्लियस से क्रॉस करना चाहिए अगर एक एटम दे रखा है तो। अगर एटम के न्यूक्लियस से ये प्लेन क्रॉस नहीं कर रहा तो इसको नोडल प्लेन हम लोग मेंशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज का थोड़ा। हम लोग नोड जो वर्ड यूज करते हैं इसमें हम लोग वैसा प्लेन जो सेंटर एटम से क्रॉस करता हुआ अपने को दिखाई दे, जैसे पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल वाले पार्ट में यहाँ से अगर हम लोग प्लेन को पास करें तो आराम से इस प्लेन में हम लोग को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस ये प्लेन क्रॉस कर रहा है। तो जो न्यूक्लियस है उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे एक स्फीयर है, उस स्फीयर वाले पार्ट के बाहर से इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो अगर एक स्फीयर को यहाँ से कट करते हैं बिल्कुल बीच से, तो उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा, यहाँ एक नोडल प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो हम लोग का डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल वाले पार्ट में जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले पार्ट में ऑल्दो शेप बहुत अच्छा तो नहीं बना हुआ है, बट फिर भी जो ये पार्ट है यहाँ पे हम लोग नोडल प्लेन नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है हम लोगों को। लेकिन अगर ये पार्ट रखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक प्लेन रखते हैं, तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। और इस पार्ट में भी अगर एक प्लेन बनाते हैं, मतलब एक्स वाई डायरेक्शन वाले पार्ट में, तब उस केस में इन दोनों प्लेन्स में इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट तो रहेंगे, बट शेप बहुत अच्छे से नहीं बना हुआ है, क्योंकि ऑर्बिटल्स वाला पार्ट जब यहाँ जाता है तो न्यूक्लियस तक जाते जाते थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। ये दोनों पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होगा। मान लो अगर हम लोग डीजेड स्क्वायर लेके चलते हैं, तो डीजेड स्क्वायर का शेप ऐसा होता है। अब इस डीजेड स्क्वायर वाले पार्ट में कोई भी प्लेन ले लो जो न्यूक्लियस से क्रॉस कर रहा है, तो सर्कुलर पार्ट के होने की वजह से हम लोग कहीं से भी प्लेनर मतलब एक प्लेन वाला पार्ट डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग एक कोन का फॉर्मेशन कर दें, ये चीज कोन टाइप का स्ट्रक्चर, तो इस कोन वाले पार्ट में हम लोग उस न्यूक्लियस से क्रॉस भी कर रहे हैं, तो भी उस कोन वाले पार्ट को किसी भी सरफेस से टच करने की जरूरत नहीं है। और सर्कल भी उस बाहर, मतलब एक कोन है बेसिकली, सर्कल उसके बाहर बाहर है। जैसे जो एक वो आता है ना तुम्हारा सैंड टाइमर, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें बालू भरा रहता है फिर उसको उल्टा कर देते हैं, बालू नीचे गिरते रहता है धीरे धीरे, क्या बोलते हैं उसको? सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक, हाँ वही सैंड क्लॉक। तो सैंड क्लॉक का जो शेप होता है ऑलमोस्ट कोन के जैसा होता है, उसके बाहर में कुछ कुछ कलाकारी किया हुआ रहता है। तो ऑलमोस्ट उसी टाइप का चीज है कि सैंड क्लॉक का टाइप का एक कोनिकल शेप लेके चल रहा है, और बाहर कुछ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस डीजेड स्क्वायर में एक नोडल प्लेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मतलब नोडल प्लेन का मतलब एक ऐसा प्लेन जो कि नोड्स के जैसा बिहेव करेगा, वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन एक कोनिकल
नोडल सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है, ये हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। वैसे एक चीज है, जैसे नोड्स का जो ये पार्ट है, ये बहुत ही मतलब इसका जो डोमेन है बहुत बड़ा है। हम लोग किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में रेडियल नोड और ये क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड वर्ड मेंशन करते हैं। रेडियल नोड का मतलब एक स्फेरिकल सरफेस जिसको हम लोग नोड के जैसा यूज कर सकते हैं, और एंगुलर नोड का मतलब नोडल प्लेन। वहां से ये चीज शुरू होता है। केमिकल बॉन्डिंग में भी ये चीज कंसिडर करते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पाई बॉन्ड्स वगैरह सब होते हैं, वहां पे भी इस चीज को कंसिडर करते हैं। तो अभी ये चीज शुरू हुआ है, लेकिन इस चीज को हम लोग काफी बार डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट जब तुम लोगों का केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो एडवांस के लिए कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं जो हम प्रेफरेबली सिलेबस खत्म होने के बाद पढ़ाना प्रेफर करते हैं, जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम का कुछ एडवांस वाला पोर्शन है। वो सब चीजें एक बार लास्ट में पढ़ो तभी ज्यादा बेटर होता है। मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइप की चीजें हैं, 2 साल में समझना मुश्किल होता है इस चीज को। धीरे धीरे उन सब के बारे में जानते जाएंगे, आगे पता चल जाएगा। तो ये जो कोनिकल सरफेस है, हम लोग इसी तरीके से, अगर नोड्स वाले पार्ट की बात करें, अगर हम लोगों के हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट का ये शेप निकल के आता है, तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप वाले पार्ट को अगर हम कंसिडर करें, तो एक कोनिकल सरफेस लेने पे यहाँ पे हम लोगों को कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उस कोनिकल सरफेस के ऊपर। तो इस कोनिकल सरफेस वाले पार्ट को हम लोग आराम से नोडल सरफेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। एक तो ये पार्ट कि हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, और उस केस में हम लोग एक कोनिकल नोडल सरफेस बना के काम कर सकते हैं। मतलब एक नोडल सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है जो कोनिकल शेप में है। अदरवाइज अगर मान लो जैसे ये शेप दे रखा, और इस शेप वाले पार्ट में हम लोगों को न्यूक्लियस यहाँ दे रखा है, हम लोग को एक नोडल प्लेन बनाना है। तो अगर हम लोग वर्टिकल वैसा प्लेन बना दे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहा, नीचे भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा, मतलब ये पार्ट अपने काम का नहीं है। दूसरा, अगर मान लो ऐसा प्लेन बना देते हैं, सॉरी ये चीज, तो न्यूक्लियस से पार हो रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन नीचे साइड तो नहीं था, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको हम लोग नोडल सरफेस के लिए यूज नहीं कर सकते, नोडल प्लेन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कहीं से भी प्लेन बना के देख लो, प्लेन इस पूरे के पूरा प्लेन न्यूक्लियस से पास होना चाहिए। तो कोई भी प्लेन बना के देख लो, अगर प्लेन न्यूक्लियस से पास होगा तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट के सरफेस को कट करेगा ही करेगा। तो अगर कहीं ना कहीं कट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा अपने को प्लेन में, इसलिए नोडल प्लेन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। नोडल सरफेस में कोनिकल नोडल सरफेस इस टाइप का एग्जिस्ट करेगा। बेसिक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है, तो पॉइंट नोट कर लो यहाँ पे। नो नोडल प्लेन्स कैन एग्जिस्ट, no nodal planes can exist in a hybrid orbital, only conical nodal surface is present. Only conical nodal surface is present. और वो डायग्राम बना लेना जो डायग्राम पर दे रखा है। एक तो ऑर्बिटल का शेप अलग से बना लेना, और नोडल सरफेस वाला डायग्राम अलग से बना लेना, तो ज्यादा बेटर है। ये शेप कोई पूछने वाला तो नहीं है मेरे हिसाब से, पूछना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है, पता होना चाहिए जिंदगी में, कुछ जिंदगी का कुछ सच है बेसिकली, ऐसा मालूम होना चाहिए कैसा माना गया था। और इसको नोट करने के बाद फिर हम लोग एक पॉइंट और भी मेंशन कर सकते हैं। नोडल प्लेन तो मेंशन कर दिया, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, फॉलोज ऑफ प्रिंसिपल, ये भी मेंशन कर दिया। और कोई पॉइंट बचता है क्या? हाँ, एक पॉइंट और बच गया। एक ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, ऑल्दो ये पॉइंट चलो ठीक है नोट में लिख सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में एक टर्म मेंशन किया था, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जैसे अगर हम लोग के पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो sp को बनाने के लिए एक ऑर्बिटल s था, एक ऑर्बिटल p था।
तो दो ऑर्बिटल में जो s पार्ट है वो 50-50 है, 50% और 50% p। इसका मतलब अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल लेके चलते हैं तो इस केस में हम लोग को 50% s कैरेक्टर आराम से मिल जाएगा। तो ऐसा कर देते हैं हम परसेंटेज या फिर कैरेक्टर होने से क्या होगा? आ रहे हैं उसी चीज पे आ रहे हैं। मान लो टाइप ऑफ ऑर्बिटल की बात करें और परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें, तो इस केस में अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हम लोगों का परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% होगा। अगर हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस केस में नॉइज पॉल्यूशन इतना बढ़ा रखा है ना यार सब लोग आज सुबह से, पता नहीं क्या दिक्कत है। अगर हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस केस में 3 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल s का है, तो 33% हम लोग का परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 25% परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, क्योंकि sp3 को बनाने के लिए एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल s का है। तो 1/4 × 100 लास्ट क्लास में बताया था इस चीज को। तो जैसे एक छोटा सा पॉइंट हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, अगर हम लोग साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो उस केस में साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वाले पार्ट में सबसे छोटा साइज s का होता है क्योंकि स्फेरिकल शेप होता है। फिर उसके बाद p उससे बड़ा साइज d का और सबसे बड़ा साइज f का होता है। तो एक चीज सोच के देखो, जैसे अगर मान लो ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसे बोला जाता है इसमें मम्मी का कैरेक्टर गया है, इसमें पापा का कैरेक्टर गया है, पापा से ज्यादा मिलता जुलता है। ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्या होता है? तो उस इंसान के शक्ल में जो पापा वाला फीचर है वो ज्यादा दिखाई देता है, मम्मी वाला फीचर ज्यादा दिखाई देता है। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हम लोग का हाइब्रिड ऑर्बिटल बना उसमें दोनों ऑर्बिटल्स या 3 ऑर्बिटल्स जो भी मिक्सिंग में गए उसका कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। जो परसेंटेज वाइज ज्यादा होगा उसका कैरेक्टर ज्यादा दिखाई देगा। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि पहले वाले केस में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट था, मतलब sp ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से s के जैसा फीचर ज्यादा दिखाई देगा, s ऑर्बिटल के जैसा कैरेक्टर ज्यादा दिखाई देगा। जबकि दूसरे वाले केस में अगर परसेंटेज s कैरेक्टर 33% है, इसका मतलब परसेंटेज p कैरेक्टर वाला पार्ट दूसरे वाले केस में आराम से हम लोग 67 या 66.66% ले सकते हैं, हम 67 लिख देते हैं, और थर्ड वाले केस में 75%। तो अगर s कैरेक्टर कम हो गया तो p कैरेक्टर तो बढ़ रहा है ना, इसका मतलब p कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से हम लोग का ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के जैसा ज्यादा दिखाई देना शुरू करेगा। जैसे जैसे हम लोग का परसेंटेज p कैरेक्टर बढ़ेगा, हम लोग का जो ऑर्बिटल का शेप है वो p ऑर्बिटल के जैसा और ज्यादा दिखाई देना शुरू होगा। तो उससे होता क्या है, अगर s ऑर्बिटल का कैरेक्टर ज्यादा है या परसेंटेज ज्यादा है तो साइज सबसे छोटा रहेगा ऑर्बिटल का, और थोड़ा स्फेरिकल टाइप का शेप आएगा, बल्कियर टाइप का शेप आएगा, भारी टाइप का शेप आएगा। अगर p कैरेक्टर ज्यादा होगा तो p कैरेक्टर का डम्बल शेप है और साइज भी बड़ा है, तो थोड़ा इलोंगेटेड टाइप का शेप आएगा। तो ऐसा हम लोग मेंशन कर सकते हैं, जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा हम लोग का ऑर्बिटल जो है उतना ही बल्कियर टाइप का होता है। उसको हम डायग्राम वाइज ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि अगर हम लोगों का वैलेंस शेल वाला पार्ट सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो हम लोगों का sp हाइब्रिडाइजेशन है उसका शेप ऑलमोस्ट इस टाइप का मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा और इसको स्फेरिकल टाइप का बना देते हैं, इस टाइप का शेप मेंशन कर सकते हैं। ये हम लोग sp हो गया। अगर sp वाले पार्ट से हम लोग sp2 में जाएंगे तो हम लोग का जो ऑर्बिटल वाला पार्ट है उसका बल्कीनेस कम होगा। बल्कीनेस मतलब थोड़ा भारी टाइप का स्ट्रक्चर कम दिखाई देगा, मोटा टाइप का स्ट्रक्चर कम दिखाई देगा, थोड़ा इलोंगेटेड शेप होगा। तो sp2 वाले पार्ट में हम लोग का जो शेप है वो थोड़ा बड़ा निकल के आएगा। और अगर हम लोग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेते हैं तो sp3 वाले पार्ट में p कैरेक्टर बहुत हाई होने की वजह से हम लोग का जो ऑर्बिटल वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा इलोंगेटेड शेप में रहेगा या फिर सबसे ज्यादा रेडियस में रहेगा। रेडियस बोलना इस सेंस में समझना कि न्यूक्लियस से कितना दूर तक हम लोग ऑर्बिटल को रख के चल रहे हैं। रेडियस का मतलब कर्वेचर या फिर उस स्फीयर के रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस से कितना दूर तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इस चीज को हम लोग रेडियस बोल रहे हैं। तो हम लोग का ये रेड वाला पार्ट है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp सबसे बल्कियर शेप में निकल के आएगा। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर बढ़ेगा जो ऑर्बिटल उतना ही बल्कियर आएगा, जितना ज्यादा p कैरेक्टर आएगा ऑर्बिटल उतना ही इलोंगेटेड शेप में निकल के आएगा, ऐसा बोला जा सकता है। पहला चीज। दूसरा, अगर मान लो साइज ऑफ ऑर्बिटल मालूम है अपने को कि s ऑर्बिटल का साइज सबसे छोटा होता है, p का थोड़ा बड़ा, d का और बड़ा, f का सबसे बड़ा, तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं
कि जो हम लोग का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उससे बड़ा साइज sp2 का होगा, उससे बड़ा साइज sp3 का होगा, उससे बड़ा साइज sp3d का होना चाहिए, क्योंकि हम लोग P वाले पार्ट पे यहाँ 50% रखे थे, जबकि यहाँ वाले पार्ट में 66 हुआ, यहाँ वाले पार्ट में 75 हुआ, और यहाँ तो 75% D जो था वो तो चलो ठीक है, तो सॉरी P जो था वो तो ठीक है, बट D भी ऐड हो गया। तो D ऑर्बिटल के ऐड होने की वजह से जो टोटल मिक्सचर है वो D ऑर्बिटल के साइज को भी यूज कर रहा है। इसका मतलब S का कैरेक्टर कम होने की वजह से P वाला पार्ट और D वाले पार्ट जैसा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग आराम से जो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है उस चीज को भी कंसिडर कर सकते हैं। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट में S कैरेक्टर जितना कम रहेगा उतना हम लोगों का साइज बढ़ता चला जाएगा, या फिर P कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, D कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करेंगे उतना बड़ा ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। तो sp, sp2, sp3, sp3d। एक छोटा सा पार्ट और है जिसको हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा। पीरियोडिक टेबल में ये कंसेप्ट आता है कि रेडियस वाला पार्ट जितना ज्यादा होता है उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट उतना ही कम होता है। ये 10th क्लास में भी आता है कहीं ना कहीं पे। तो अगर रेडियस ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता चला जाता है। तो इस केस में जो साइज वाला पार्ट है, अगर वो साइज वाला पार्ट मालूम है तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट को भी आराम से कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर हम लोग कंसिडर करें तो उस केस में जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट का साइज सबसे छोटा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा। जब जितना ज्यादा रेडियस उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जितना कम रेडियस उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, फिर sp2 का, फिर sp3 का, उसके आगे वाले पार्ट को अकॉर्डिंगली अरेंज करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये जो परसेंटेज कैरेक्टर है उससे हम लोग साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसी चीज को बॉन्ड लेंथ के लिए भी कंपेयर कर पाएंगे, उसी चीज को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए भी यूज कर पाएंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है 4th पॉइंट में। तो फटाफट ये 4th पॉइंट छापना शुरू करो। और ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, मतलब कोई दिमाग मत लगाना इसमें कि सर इसको कैसे याद रख ले, क्या कर ले, तुमको देखना है कैसे याद रखना है। हम भी याद रख लिए, मेरे लिए याद रखना सबसे भारी चीज है, हमको ये नाम याद नहीं रहता है, तो इसीलिए ये तुमको याद रखना पड़ेगा। इन पॉइंट्स के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ये फैक्ट्स अगर याद नहीं होंगे तो सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, तुक्का मार नहीं सकते इसमें कि ये लग रहा है, लग रहा है वाला कोई चीज नहीं। मालूम है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस है, तो लग रहा है कि उल्टा आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, तो लगाने मत लग जाना कभी, आइदर हाँ या नहीं। बाइनरी सब लोग कोडिंग तो सीख ही रखे हैं थोड़ा बहुत, सबको मालूम है बाइनरी सिस्टम में दो ही चीज चलता है, 1 या 0, तो आइदर हाँ नहीं तो नहीं। देवांशु बोलेगा सर बीच का रास्ता निकालिए ना कुछ, ऐसे किससे काम चलेगा। नहीं सर, सब जगह कहाँ बीच का रास्ता आ जाएगा। मैं थोड़ी तक वहां पे हाफ आ जाएगा। तो लड़ाई वड़ाई करता है स्कूल में, ये बताओ। सर मैटर स्कूल का मैटर 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 कभी किया है, सुलझाया है स्कूल में? मैटर हो गया सर इस टाइप से। सर दूसरा चीज हो जाता था। अरे यार हम लड़ाई नहीं किया यार, 6ठी क्लास के बाद से लड़ाई नहीं किया है। लाइफ में यही एक चीज का अफसोस रह गया है, लड़ाई करना चाहिए लाइफ में, थोड़ा बहुत खून बहना चाहिए। इतना खून बचा के क्या कर लेंगे हम। डोनेट। क्या
अरे डोनेट करने में हमको बहुत डर लगता है, पता नहीं हमको सुई से बहुत डर लगता है भाई। हम मेरा खून ऐसे ही कोई शरीर काट के ले जाए हमको कोई दिक्कत नहीं, खून उड़ जाए हमको दिक्कत नहीं है, बस वो सुई देखते ही हमको डर लगता है। सर बुकलेट में सर हाइब्रिडाइज्ड और वाइटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया हुआ है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू याद नहीं रखना है बिल्कुल भाई, कंपैरिजन याद रखना है, कंपैरिजन काम का होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दे नहीं सकता है, उसमें एक एटम फिक्स किया होगा कि इस एटम के इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का ऐसा ये चीज दे रखा है, क्योंकि ये बहुत ही एब्सर्ड चीज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद ही रेफरेंस लेवल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि दिस मतलब दिस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 4-5 स्केल है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा रेफरेंस के बेसिस पे काम कर रहा है, रिलेटिव कंसेप्ट है, इसके रिस्पेक्ट में ये चीज, इसके रिस्पेक्ट में ये चीज, इस तरीके से काम कर रहा है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट। और दूसरा एक और चीज है कि जैसे मान लो कि कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीजन का sp हाइब्रिडाइजेशन या नाइट्रोजन का sp हाइब्रिडाइजेशन, तो सब में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ऑर्डर में चलेगा तो डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। ये कार्बन वाले पार्ट में हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ अलग है, ऑक्सीजन वाले पार्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। अब उसका अगर हम लोग sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना दिए तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो इसीलिए वैल्यू किसी काम का नहीं है, कुछ एक एटम का दे रखा होगा तो भी उसको यूज नहीं करना है। तो ये 4 पॉइंट थोड़ा ध्यान थोड़ा रखना। नीचे करिए ना, कितना नीचे करें? और नीचे, और हाँ सर, ये जो गोल वाला है वो लोब है क्या? हाँ, बताए तो थे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसा डिनोट कर देंगे हम लोग। करने का तरीका हम लोग के लिए बार बार ऐसा डायग्राम कैसे बना पाएंगे, इतना मेहनत से धीरे धीरे बनाएंगे, ऐसा समझ रहा है, बहुत इतना फुर्सत नहीं रहता है लाइफ में, तो हम लोग उसको डिनोट करने के लिए सिंपली इस टाइप से डिनोट कर देते हैं। चलो, तो जैसे ये 3-4 पॉइंट्स के बाद फिर हम लोग अब इस चीज का डिस्कशन करेंगे कि हम लोगों के हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू या हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फिर से हम लोग एक छोटा सा हेडिंग डाल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग H2 N2 O2 डिस्कशन किए थे उसी टाइप से यहाँ चलेगा, हेडिंग डाल दो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल में हम एक काम करते हैं, सबसे पहले CH4 का ही डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग का जिंदगी खराब हुआ था प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट में, कि CH4 में 3 बॉन्ड तो एक जैसा है बट एक बॉन्ड अलग होना चाहिए अगर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट लेके चले तो। बट एक्सपेरिमेंटली चारों के चारों बॉन्ड सेम आते हैं, कैसे डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो सबसे पहला चीज ये, हाइब्रिडाइजेशन केवल सेंट्रल एटम का होता है, तो हम लोगों को केवल सेंट्रल एटम से मतलब होगा, बाकी से मतलब नहीं होगा। कार्बन वाले पार्ट में अगर हम लोग वैलेंस शेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, वैलेंस शेल केवल 2s वाला पार्ट रहा, तो इसके इसमें 2s और 2p को अगर कंसिडर करेंगे तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन CH4 मॉलिक्यूल में हम लोगों को मालूम है कि 4 बॉन्ड बनना है, तो अगर 4 बॉन्ड बनना है तो 2 कोवेलेंसी में तो काम नहीं चलेगा, तो हम लोग ग्राउंड स्टेट वाले पार्ट से एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और जब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो 2s वाले पार्ट में 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन उछल के दूसरी जगह जाएगा 2p वाले पार्ट में। तो सबसे पहला चीज हम लोगों को, जैसे एक सवाल एक गलती से जो हम दे दिए थे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस इन एक्साइटेड स्टेट, सेम चीज है, बस हम लोग अब हाइब्रिडाइजेशन के एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहे हैं, करना कुछ नया नहीं है अपने को। तो इस केस में मतलब कुछ तो नया करना है बट एक्साइटेशन वाले पार्ट में कुछ नया नहीं करना है। तो अगर 4 बॉन्ड बनाना है तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग आराम से सारे के सारे पार्ट को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर दिए एक्साइटेड स्टेट में जा करके। अब इसके बाद हम लोग थियोरेटिकली ऐसा मेंशन करते हैं कि जैसे CH4 मॉलिक्यूल है, तो CH4 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 वाला पार्ट निकल के आना है, तो उल्टा डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मतलब पहले मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड देखा गया, फिर हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड किया गया, फिर उल्टा थ्योरी डिसाइड किया गया, बट हम लोग उल्टे डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं। तो हम लोग पहले ही सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन मान के चलेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मतलब एक s ऑर्बिटल को 3 p ऑर्बिटल चाहिए मिक्सिंग के लिए, तो अगर एक s ऑर्बिटल को 3 p ऑर्बिटल चाहिए तो उस केस में एक s ऑर्बिटल वाला पार्ट 2s अपने वैलेंस शेल के 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में चला जाएगा 2p वाले पार्ट के 3 ऑर्बिटल्स के साथ, और जब ये 4 ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जाएंगे तो मिक्सिंग होने के बाद मतलब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हम लोगों का चारों के चारों पार्ट एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना
एक बार मिक्सिंग हो गया तो मिक्सिंग होने के बाद हम लोग का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पार्ट है उसका एनर्जी सेम लेवल पे हो जाएगा, है ना। एक मिक्सचर बना दिया है और मिक्सचर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब पहले 4 चीज को मिला है फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो क्योंकि एक मिक्सचर है तो सबका एनर्जी बराबर होगा। अब कोई ऐसा सवाल पूछ सकता है कि सर इसका मतलब ये है क्या कि एस और पी ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे आ गया? नहीं, ये चीज नहीं है। इनफैक्ट यहाँ से एक अच्छा सवाल सोचा जा सकता है कि 2s वाले पार्ट की एनर्जी लोअर है और 2p वाले पार्ट की एनर्जी हाइयर है। तो खुद से सोच के देखो, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, मोल कंसेप्ट में भी हम लोग मोलर मास में मोलैरिटी में इस तरह का कैलकुलेशन किए। एक लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल और एक हायर एनर्जी का ऑर्बिटल मिक्सिंग में गया, तो जब मिक्सचर बना तो जो भी वैल्यूज होगा वो लोअर और अपर के बीच में कुछ आएगा। मतलब जो भी वैल्यूज होगा वो हमेशा लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कुछ आना चाहिए। मतलब हम लोग का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका एनर्जी वाला पार्ट, मतलब जो भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने इनके कॉम्बिनेशन से, उन चारों ऑर्बिटल्स का एनर्जी वाला पार्ट हम लोगों के, एक मिनट, हम लोगों के एस ऑर्बिटल से तो हाइयर रहेगा और हम लोग को पी ऑर्बिटल वाले पार्ट से लोअर होना चाहिए, क्योंकि एक मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस केस में इन 4 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, चारों सेम एनर्जी पे ऑर्बिटल्स रहेंगे, लेकिन एस से हाइयर एनर्जी पे और पी से लोअर एनर्जी पे रहेंगे। ऐसा हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना है। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हम लोग केवल एक चीज पुटअप करेंगे कि हम लोगों के मिक्सिंग से पहले जितने ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में गए उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे। तो टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में पुटअप करना है। तो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल। ऑल्दो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे रहेगा, तो उस चीज का कोई सेंस नहीं है। बचा अपने पास क्या, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरेंगे विद ऑपोजिट स्पिन। और तीसरा हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, पहला चीज। दूसरा, एक में इलेक्ट्रॉन जिस स्पिन में होगा सब में इलेक्ट्रॉन उसी स्पिन में होगा, ऐसा बोल सकते हैं। और पहले भी हम बोल चुके हैं तुम लोगों को कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करना है उसके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। कहीं भी इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, ऑर्डर से मतलब नहीं होता, क्योंकि 4 ऑर्बिटल है। अब न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में किधर ऑर्बिटल हो तो सिमेट्रिकल है। तो मेरे मन पे है कि हम एक को एक्स बोले, कोई दूसरा आदमी बोला नहीं हम इसको वाई बोलेंगे, कोई तीसरा आदमी आके लड़ाई करेगा नहीं इसको जेड बोलेंगे। तो अपनी मर्जी पे है, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। तो इन चारों में इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे पहला, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक बार अगर इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया अपवर्ड स्पिन के साथ, तो बाकी ऑर्बिटल्स में भी अपवर्ड स्पिन ही पुटअप करेंगे। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, उन चारों को अंदर फिल किया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए। तो हम लोग का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो बेसिक कंसेप्ट था, वही ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जाते हैं जिनके अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। तो पहले तो कार्बन वाले पार्ट का हम लोग का हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल के आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब उसके बाद 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो कैसे बॉन्ड बनेगा, तो एक हाइड्रोजन वाले पार्ट को अगर हम कंसिडर करें तो एक हाइड्रोजन वाला पार्ट एक इलेक्ट्रॉन रखा विद अपोजिट स्पिन। दूसरे इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो विद अपोजिट स्पिन दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, चौथा हाइड्रोजन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। पहले वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एक sp3 और हाइड्रोजन वाले पार्ट के 1s के साथ ओवरलैप हुआ। दूसरे सिग्मा बॉन्ड के लिए एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप हुआ। तीसरे वाले पार्ट में फिर से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, थर्ड वाले पार्ट में एक और 1s के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 फिर से चौथे हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। अब इसमें एक और चीज हम लोग एडअप कर सकते हैं। पहले इतने पार्ट को नोट डाउन कर लो भी, केवल इतने पार्ट को नोट डाउन करो। और इतने पार्ट में अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है।
ऑल्दो हम काफी डिफिकल्ट मॉलिक्यूल से शुरू कर रहे हैं, इससे पहले और भी डिस्कशंस कर सकते थे हम लोग, BCl2 मॉलिक्यूल या फिर BCl3 मॉलिक्यूल, उन सबका डिस्कशन हम लोग आगे करने वाले हैं अभी। जो एनर्जी वाला टर्म है ये हम मेंशन तो नहीं कर रहे, बट इतना हम मान के चल रहे कि तुम लोग को याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो एक बार एग्जाम में डाल देंगे हम, अपने आप याद आ जाएगा। एक बार गलती करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। तुम लोग के स्कूल खुलने का कुछ अनाउंसमेंट हुआ क्या? 30 तारीख से स्कूल खुल रहा है, कुछ ऐसा बोला गया तुम लोगों को? बताओ भाई कोई। सर मेरे दुर्गा पूजा के बाद सुनने में आ रहा है खुलेगा। दुर्गा पूजा के बाद? दुर्गा पूजा तो 24 अक्टूबर को है, 25 अक्टूबर को है। सर मेरे इधर खुल गया है, स्कूल खुल गया है। तुम्हारे Yes, sir. इधर का मतलब, तुम्हारे इधर का मतलब किधर? सुपौल सर। अच्छा उधर खुल गया है। यस सर। नहीं यार, बिहार में तो 28 सितंबर को बोल रहा है स्कूल खुलेगा। नो सर खुल गया है, डाउट सेशन ले रहा है सिर्फ। अरे डाउट सेशन मतलब स्कूल खुले ना खुले, गजब करता है। यस सर, 2 बजे तक बैठा के रख लेता है सर। सही है। चलो अगर नोट कर लिया तो लोग एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो शुरुआत में हम लोगों का एक s ऑर्बिटल था और एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में गया। तो जैसे एक ऑर्बिटल px है, दूसरा ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग, एक मिनट, दूसरा ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग py लेके चल रहे थे और तीसरा ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग pz लेके चले। तो हम उसी डायरेक्शन में इस चीज को मेंशन किया है। तो जब 4 ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पार्ट मतलब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट को हम लोग अभी के लिए ऐसा नॉर्मली प्लेस कर दे रहे हैं, ताकि बस लिख दे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अगर मान लो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट रिपल्शन करेंगे तो रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए जो चार्जेस है वो बिल्कुल दूर, मैक्सिमम जितना डिस्टेंस हो सकता है उतना दूरी पे रहना चाहेगा। तो अगर 4 ऑर्बिटल्स हैं, चारों एक ही एटम से अटैच्ड है, तो एटम्स को तो छोड़ के जा नहीं सकता, रहना है एटम के पास ही उसको, बट मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ रहना है। तो अगर एक ऑर्बिटल को ऊपर के डायरेक्शन में रखे तो दूसरा ऑर्बिटल वाला पार्ट, ऐसा एक लॉजिक हो सकता है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोग 90 डिग्री पे रखे, तीसरा वाले पार्ट को भी 90 डिग्री पे रखे और चौथे वाले पार्ट को 180 डिग्री पे। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि पहले एक ऑर्बिटल को रखा, एक ऑर्बिटल के बाद जो दूसरा ऑर्बिटल वाला पार्ट है उसको हम लोग बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे रखे ताकि रिपल्शन कम हो। लेकिन अब 2 ऑर्बिटल्स बच गए तो एक ही ऑप्शन है कि 90 डिग्री पे ऐसा रखे और दूसरे को फिर अपोजिट डायरेक्शन में रखे। तो एक ये ऑप्शन है जहाँ पे ऑर्बिटल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। बट ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अगर इसी चीज को हम लोग 3 डायमेंशन में पुटअप कर दें तो 3 डायमेंशन वाले पार्ट में पुटअप करने पे ये जो ऑर्बिटल वाला पार्ट है, ये ऑर्बिटल्स वाले पार्ट एक्चुअल में, एक मिनट थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाने दो, ये जो ऑर्बिटल्स वाले पार्ट है एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नहीं रहते हैं। ऑर्बिटल्स वाले पार्ट अपने आप को 109 डिग्री पे रखते हैं, और 90 डिग्री पे रहेगा तो 2 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस डेफिनेटली कम आएगा। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास चलो ठीक है, मान लो जैसे मेरा हाथ है और हम ये जो पेन वाला पार्ट है इसको 90 डिग्री पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है 109 डिग्री में डेफिनेटली डिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब 2 ऐसा हाथ दे रखा है 90 डिग्री पे, थोड़ा एंगल कम करेंगे तो डिस्टेंस कम होगा, एंगल बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसका मतलब 109 डिग्री वाले पार्ट पे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन डेफिनेटली कम आता। तो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस पार्टिकुलर शेप में कन्वर्ट करके रखेंगे
इस शेप को आगे जाने के बाद पता चलेगा टेट्राहेड्रल शेप बोल सकते हैं हम लोग। क्या मतलब होता है आगे समझेंगे, अभी के लिए बस ध्यान रखना है कि ऐसा एक शेप निकल के आता है। एक ऑर्बिटल वाला पार्ट को वर्टिकल रख दिया, दूसरे इससे 109 डिग्री पर रखा, तीसरा भी अप्रोक्सीमेटली लिखने का तरीका होता है कि 109 डिग्री पे है, बट वो 2 डायमेंशन पता नहीं चल पाता है कि 2 डायमेंशन में हम लोग 109 डिग्री पे कैसे मेंशन करके चले, तो इस टाइप का कोई डायग्राम मेंशन किया जाता है। बट इसके बाद मेन पॉइंट हम लोग को जो अभी डिस्कस करना है कि एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ हम लोगों के हाइड्रोजन वाले पार्ट का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। 1s का शेप स्फेरिकल आएगा, तो उस केस में एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एक हाइड्रोजन वाले पार्ट का 1s ओवरलैप किया, कॉमन एरिया में दोनों इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। दूसरे वाले पार्ट के साथ दूसरा हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप हो गया, यहाँ पे कॉमन एरिया में दोनों इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तीसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ तीसरा हाइड्रोजन का 1s वाला पार्ट ओवरलैप किया, कॉमन एरिया में दोनों इलेक्ट्रॉन लिख दिया, और चौथे हाइड्रोजन के साथ या चौथे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ चौथा ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ। इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के बाद, और एस ऑर्बिटल का साइज थोड़ा छोटा होगा बट क्योंकि डायग्राम दिखाना तो इसलिए मेंशन करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये प्लेसमेंट हुआ स्पेस में, और फिर हम लोग बॉन्ड्स वाले पार्ट को मेंशन करके प्रॉपर्ली या फिर ओवरलैपिंग वाले पार्ट को मेंशन करके प्रॉपर्ली CH4 मॉलिक्यूल के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके वजह से एक चीज ये हो गया कि पहले हम लोग को दिख रहा था कि 3 बॉन्ड p ऑर्बिटल से बन रहा है, एक 2s से बन रहा है, बट यहाँ पे चारों ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली सेम है, और अगर चारों ऑर्बिटल सेम है तो बॉन्ड भी सारा का सारा सेम टाइप का बनाएगा, तो इसलिए चारों बॉन्ड सेम है। एक्सपेरिमेंटली ये कंसेप्ट इस चीज को आराम से एक्सप्लेन कर पा रहा है, पहला चीज। और दूसरा, सारे एंगल्स 109 डिग्री पे है, ये कंसेप्ट उस चीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इसलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को थोड़ा प्रोमिनेंट कंसेप्ट मानते हैं। अपने सिलेबस पे सारी चीजें इससे कवर हो जाएंगी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नोट कर लो इस चीज को। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को दिक्कत है तो आराम से पूछ लो, किसी भी पार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अभी एक मॉलिक्यूल और मेंशन करेंगे हम लोग, BCl3 मेंशन कर लेते हैं। BCl3 मेंशन करने के बाद फिर हम लोग पाई बॉन्ड वाले पार्ट पे आएंगे कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। उसमें हम लोग अल्कीन का फॉर्मेशन देख लेंगे, अल्कीन का फॉर्मेशन देख लेंगे, या फिर अल्कीन और अल्काइन दोनों का फॉर्मेशन देख लेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू कैसे हो सकता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट फिर से स्टार मार्क होगा, उसके बाद इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस चीज का सवाल हम लोग को डिस्कस करना है। अगर नोट कर लिया होगा तो इसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल जो डिस्कशन में हम लोग को यूज करना है BCl3 मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहला काम सेंट्रल एटम वाले पार्ट को देखो। सेंट्रल एटम वाले पार्ट में जैसे एक तो लेविस स्ट्रक्चर बना लिया, क्योंकि इस तरह का सवाल आएगा तो पार्टिकुलरली इसी कंसेप्ट के ऊपर सवाल आएगा। मान के चलिए लेविस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में लोन पेयर तो है नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सबसे पहला चीज, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया तो बोरोन वाले पार्ट के वैलेंस शेल में 2s2 2p1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब 2s वाले पार्ट में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p वाले पार्ट में टोटल अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है। और इसके बाद जब इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन उठा करके ऊपर ले गए, जहां से 2s में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 2p वाले पार्ट में हम लोगों के पास टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक s ऑर्बिटल चाहिए और 2 p ऑर्बिटल चाहिए, और यहाँ पे एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल है भी, ऊपर मेंशन भी किया था। फुली फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल सब मिक्सिंग में जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हम लोगों का एक s ऑर्बिटल वाला पार्ट आराम से 2 p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग में जाएगा, और मिक्सिंग में जाने के बाद हम लोगों को एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन मिलेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट को हम लोग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोल सकते हैं। इन जनरल बुक्स वगैरह में एक डायग्राम ऐसा दिया जाता है कि sp2 के बाद यहाँ पे हम लोग का एक 2p ऑर्बिटल बच गया, जो 2p ऑर्बिटल था ये वैसे का वैसे ही बच के आ गया। लेकिन ये डायग्राम थोड़ा मेरे हिसाब से गलत है,
इसको ज्यादा अच्छे तरीके से लिखने के लिए हम इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे। ऊपर इसलिए लिखे ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए एनर्जी के हिसाब से हम लोगों का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका एनर्जी थोड़ा लोअर होगा, पी ऑर्बिटल का एनर्जी हाईयर होगा, एस ऑर्बिटल का एनर्जी और लोअर रहा होगा। तो इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन के बाद एवरेज एनर्जी बीच में निकल के आता है। तो sp2 वाले पार्ट में हम लोग जब मिक्सिंग में लेके गए इलेक्ट्रॉन्स को, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट के फॉर्मेशन से पहले। उन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को इसमें पुट अप किया तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। पहला चीज तो हम लोगों का बोरोन वाले पार्ट का हाइब्रिड ऑर्बिटल रेडी हो गया। अब इसी बोरोन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हम लोगों के क्लोरीन वाले पार्ट के साथ बॉन्डिंग में जाना चाहेगा। अगर क्लोरीन वाले पार्ट के साथ बॉन्डिंग में जाना चाहेगा तो हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं, एक मिनट, तुम लोग आवाज आ रहा है क्या? हेलो, ओके। तो जो हम लोग का क्लोरीन का पार्ट है, अगर ये चीज को बॉन्डिंग में डालना चाहेंगे तो क्लोरीन वाला पार्ट भी अपना वैलेंस शेल यूज करेगा। और क्योंकि तुम लोगों को एक चीज बताया है कि जब हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं तो बाहर वाले एटम्स के हम लोग केवल ऑक्टेट को पूरा करते हैं, मतलब वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है केवल उसका एडिशन कराएंगे। तो क्लोरीन वाला पार्ट फ्लोरीन के नीचे आता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में 2s2 2p5 होता है, तो क्लोरीन में 3s2 हो जाएगा 3p5। और ये चीज इतने बार रिपीट करेंगे तुमको याद हो जाएगा। पहली बार सुनने में अजीब लगता है, दूसरे बार याद हो जाएगा, तीसरे बार याद हो जाएगा, बार बार रिपीट होगा, टेंशन मत लो। तो क्लोरीन में 3s2 3p5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर इसका डायग्राम कंसिडर करें तो 3s वाले पार्ट में हम लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3p वाले पार्ट में हम लोग के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 2 3 4 5। तो अब हम लोगों को 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ 3 बॉन्ड बनवाने हैं, जिसमें हर एक एक क्लोरीन वाले पार्ट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव स्पिन के साथ होना चाहिए। तो हम लोग आराम से क्लोरीन वाले पार्ट का एक काम करते हैं, इसको अलग डायग्राम या अलग कलर से मेंशन कर देते हैं। जो क्लोरीन वाला पार्ट है, अगर इस चीज को कंसिडर करें तो क्लोरीन वाले पार्ट का, मतलब एक क्लोरीन वाले पार्ट का जो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए, ताकि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट के साथ आराम से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा ले। दूसरे वाले पार्ट को भी हम दूसरे कलर से मेंशन कर देते हैं। दूसरे क्लोरीन वाले पार्ट का जो हम लोगों का p इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है वो भी अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए, ताकि आराम से यहाँ वाले पार्ट में दूसरे सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सके। और तीसरे क्लोरीन वाले पार्ट को हम दूसरे साइड से बना देते हैं ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट, तीसरे वाले साइड को दूसरे साइड से बना देते हैं। तो इस केस में हम लोगों का तीसरे क्लोरीन वाले पार्ट का भी जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से हम लोग के अपोजिट स्पिन के साथ होना चाहिए, ताकि हम लोग के क्लोरीन के साथ तीसरा सिग्मा बॉन्ड भी बन जाए। बट अभी जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और क्लोरीन वाले पार्ट के 2p ऑर्बिटल के साथ बना है। ऊपर वाले पार्ट में एक चीज हम लिखना भूल गए, ऊपर वाले पार्ट में अगर नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोलता तो नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 1s मेंशन कर सकते थे। मतलब जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करा रहे हैं उस चीज की बात करते हैं हम लोग। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1s के साथ ओवरलैप किया तो sp3 1s सिग्मा ऑर्बिटल का हम लोग वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और नीचे वाले केस में हम लोग sp2 2p भी नहीं, sp2 और 3p, क्योंकि क्लोरीन लेके चल रहे हैं हम लोग, तो sp2 और 3p ऑर्बिटल या sp2p ऑर्बिटल के ओवरलैप से हम लोग सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए चल रहे हैं। तो अगर इसका डायग्राम मेंशन करेंगे तो पहले एक बार खुद से डायग्राम ट्राई करके देखो कि हम लोग इसके ऑर्बिटल के ओवरलैप पे डायग्राम अगर मेंशन करेंगे तो उस केस में हम लोग कैसा डायग्राम मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम डायग्राम मेंशन करने वाले तुम लोग के सामने। स्क्रीन खुद से जूम करके देख लेना, हम डायग्राम छोटा कर दिए पूरे स्क्रीन के लिए, नोट डाउन कर लो इस चीज को। और कहीं कोई डाउट होगा थ्योरेटिकल पार्ट में तो आराम से पूछ सकते हैं।
नीचे कीजिए ना सर थोड़ा। इसका जो ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, लॉजिक थोड़ा बहुत चाहिए होगा उसमें, दिमाग लगाओ। अभी शाम में भी बारिश होगा यार, बढ़िया है, सब मोह माया से मुक्ति मिल जाए इस साल, मजा ही आ जाएगा। अगर नोट कर लिया होगा तो सबसे पहला चीज ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को प्लेस करना है। तो फिजिक्स के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट अप्लाई करें, 3 इक्वल फोर्सेस को प्लेस करना है ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए या प्लेसमेंट वाला पार्ट सिमेट्रिकल हो जाए। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पार्ट अगर हम लोग बिल्कुल ऊपर रखते हैं तो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट को इसके 120 डिग्री पे रखेंगे, तीसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट को भी 120 डिग्री वाले पार्ट पे आराम से प्लेस कर सकते हैं। ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्लेसमेंट हो गया। लेकिन हम लोग के हाइब्रिड ऑर्बिटल के प्लेसमेंट से केवल हम लोग को मतलब नहीं है, इस बार हम लोग जो ओवरलैपिंग करा रहे हैं sp2 के साथ 2p और 3p ऑर्बिटल का है, मतलब p ऑर्बिटल का यहाँ पे ओवरलैपिंग है। तो p ऑर्बिटल वाले पार्ट का जो शेप है वो डम्बल टाइप का होता है। तो इस केस में जो हम लोग का डायग्राम आएगा वो भी हम लोग को डम्बल वाले पार्ट के साथ ओवरलैपिंग करने के लिए कंसिडर करना है। तो हम लोग का ये डायग्राम कंसिडर किया जा सकता है। जो कॉमन एरिया है उसमें हम लोग आराम से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करके एक पेयर के फॉर्म में रखते हुए काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और यहाँ पे 3p ऑर्बिटल, आराम से BCl3 ये स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अगर इस पार्ट में कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। C2H6 इथेन मॉलिक्यूल। सबसे पहले इथेन वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। और इथेन का डिस्कशन थोड़ा आसान है, हम लोग चाहे तो उतना ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। इस केस में हम बिना ऑर्बिटल डायग्राम के काम कर रहे हैं। जैसे एक चीज मालूम है अपने को, अगर इथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो इथेन मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हम लोग का जो कार्बन वाला पार्ट है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना शुरू करें तो कार्बन वाले पार्ट पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरे कार्बन वाले पार्ट पे भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो एक चीज सोच के चलो कि अगर कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका कार्बन का भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एक sp3 ऑर्बिटल दूसरे sp3 ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करके ही तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड बनना है दोनों कार्बन के बीच में, तो एक ओवरलैपिंग कैसे होगा, तो कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल तो खत्म हो गया, तो कोई ऑप्शन नहीं वहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अलावा। तो एक तो मालूम पड़ गया कि कार्बन कार्बन वाले पार्ट का जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन गया है। उसके अलावा कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोजन्स है, तो ये तीनों हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं और हाइड्रोजन वाला पार्ट बाहर का एटम है, तो इस केस में जो ऑर्बिटल होगा ये 1s ऑर्बिटल ही होगा। मतलब कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड sp3 1s के ओवरलैप से बनेगा। कार्बन नंबर 2 के साथ हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है ये भी sp3 और 1s ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। तो ये हम लोग को पहले ही पता चल गया कि हम लोग कार्बन वाले पार्ट पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, तो नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड डायरेक्टली बोल सकते हैं। मतलब उतना डायग्राम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम मालूम होना चाहिए बट उसके बिना भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब अगर इसका डायग्राम मेंशन करें ऑर्बिटल ओवरलैप का, तो इस केस में डायग्राम इस टाइप से मेंशन कर सकते हैं हम लोग। एक कार्बन वाले पार्ट का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन वाले पार्ट के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया, और उसके अलावा हम लोग का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है
उस बाकी बचे हुए पार्ट में हम लोग एग्जैक्टली 109 डिग्री टाइप का स्ट्रक्चर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं इस टाइप से। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 109 डिग्री पे, दूसरे वाले साइड में भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोग 109 डिग्री। ये देखने में लीनियर लग रहा है ये पार्ट, लेकिन ये लीनियर है नहीं, ये 109 डिग्री पे है, मतलब मॉलिक्यूल ऐसा है तो 109 डिग्री पे एक ऑर्बिटल है, बट इसको सामने से देखेंगे तो सब एक लाइन में दिखाई देगा। मतलब 2 ऑर्बिटल्स हैं जो है एक्चुअल में 109 डिग्री पे, बट सामने से देखने में एक लाइन पे दिखाई दे रहा है। सिमिलर टाइप से यहाँ वाले पार्ट में भी हम लोग 109 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों कार्बन का एक ओवरलैप तो sp3 के थ्रू हो गया, और उसके अलावा पहले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन का ओवरलैप, दूसरे हाइड्रोजन का ओवरलैप, तीसरे हाइड्रोजन का ओवरलैप, C2H6 का स्ट्रक्चर हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से ऐसा आराम से बना सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। कोई डाउट होगा किसी को तो पूछ लेना। बताओ अभी जल्दी, किसी को डाउट इसमें? सर इतना ही एग्जांपल काफी है, रहने दीजिए। और अगर इसमें डाउट नहीं है, नहीं अभी काफी नहीं है, अभी पाई बॉन्ड बताना बाकी है, रुक जाइए सर। अभी तो एक लेक्चर केवल पाई बॉन्ड पे चलेगा, एक लेक्चर तो नहीं चलेगा बट ठीक है 4-5 एग्जांपल्स होंगे, आधे घंटे कम से कम चलेगा। ऐसा ऐसा डायग्राम ये सब बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है बार बार। बहुत आलसी नहीं हो गया है तुम? क्या करेगा इतना खा करके, चर्बी केवल बढ़ाएगा तुम। बहुत मेहनत लग रहा है सर, क्या करेगा तुम मेहनत बचा करके, बताओ। नहीं बनाएगा, डांस करेगा, बताओ। टिकटॉक वीडियो बनाएगा? ये सब नहीं। उस सब नहीं, क्या मालूम करता होगा तुम बाथरूम में, बाथरूम सिंगर, बाथरूम में टिकटॉक वीडियो बनाने वाले लोग, यही सब चल रहा है आजकल। पबजी का बैठ करके वीडियो बना रहे लोग, खेल तो रहे हैं, उसका वीडियो भी बना रहे हैं, उसको पोस्ट भी कर रहे हैं। भाई साहब कहाँ से मेहनत लाते हैं इतना? सर उतना कौन करेगा? तुम रहे नालायक, तो हमको बोल देगा। चलो नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे ध्यान दो। अगर हम लोग C2H4 की बात करें, 3 मॉलिक्यूल, तो डायरेक्टली भी हम आंसर बता सकते हैं, बट हम इसका ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम में मेंशन करते हुए काम करेंगे। पहले हम डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं। सबसे पहला पार्ट ये कि कार्बन वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें, तो इस केस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट sp2 है, दूसरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में sp2 है। तो इस केस में जो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है, उसमें दोनों एटम्स, क्योंकि अब सेंट्रल एटम बन गए हैं, तो दोनों अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को ही बॉन्ड बनाने के लिए यूज करेंगे। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, बट पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाता है, उसके लिए अपने पास प्योर पी ऑर्बिटल ही चाहिए होगा। तो कार्बन वाले पार्ट के बीच में सिग्मा बॉन्ड अगर बनाना है, तो एक कार्बन का sp2 दूसरे कार्बन का sp2 यूज कर सकते हैं, सबसे पहला चीज। और सारे कार्बन हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं, तो कार्बन वाले पार्ट का sp2 और हाइड्रोजन वाले पार्ट का हम लोग 1s ऑर्बिटल ओवरलैप के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर पाई बॉन्ड की बात करें, पहले वाले केस में लिख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल तो यूज कर नहीं सकते, प्योर ऑर्बिटल होना चाहिए। तो एक चीज सोच के देखो, कार्बन के ऊपर s के अलावा 3 p ऑर्बिटल होता है, px, py और pz। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कोई भी 2 ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएगा, अगर 2 ऑर्बिटल चला गया तो एक p ऑर्बिटल खाली भी तो है। और कार्बन वाला पार्ट कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड में। अगर सेकंड पीरियड में आता है, इसका मतलब हम लोग के पास 2p ऑर्बिटल खाली है, जो कि z डायरेक्शन वाला लेके चल रहा है। तो हम लोग के एक कार्बन का अगर 2pz ले लेते हैं, तो हमेशा पाई बॉन्ड पैरेलल ऑर्बिटल बनाता है। तो अगर एक डायरेक्शन y है तो दूसरा y होगा, एक डायरेक्शन अगर z है तो दूसरा z होगा, एक डायरेक्शन अगर x है तो दूसरा x होना पड़ेगा, तभी पैरेलल ऑर्बिटल्स का सिस्टम निकल के आ पाएगा। तो हम लोग के पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हम लोग अगर एक जगह 2pz ले रहे हैं, तो दूसरे वाले पार्ट में भी हम लोग को 2pz लेके ही काम करना पड़ेगा। 2pz का हम लोग आराम से पाई बॉन्ड बना सकते हैं, बट अभी हम डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं, केवल हम अभी 2p ऑर्बिटल मेंशन करके चल रहे हैं, क्योंकि sp2 में
2 p ऑर्बिटल जा चुका तो 1 p ऑर्बिटल बाकी है, आराम से 2p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। पहले ये डायग्राम नोट करो। अब इसके बाद ऑर्बिटल का डायग्राम कैसे बना सकते हैं इस चीज की बात करेंगे। ऑर्बिटल मतलब वो जो बॉक्स वाला ऑर्बिटल डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे, फिर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करेंगे हम लोग। और इसमें एक और चीज हम एक्सप्लेन करेंगे तुम लोगों को कि हम लोग का जो मिक्सिंग हो रहा है उस मिक्सिंग वाले पार्ट के हिसाब से पहले कार्बन के कौन कौन पी ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग में डाल रहे हैं और दूसरे कार्बन का कौन कौन सा पी ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाने वाला है। तो ध्यान दो, अगर हम लोग कार्बन वाले पार्ट को कंसिडर करके चले तो कार्बन में वैलेंस शेल में 2s2 2p2 और वहां से एक्साइटेड स्टेट वाले पार्ट में जाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट वाले पार्ट को सीधा हम डायग्राम में मेंशन कर रहे हैं। हम लोग के 2s वाले पार्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p वाले पार्ट में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होगा। बट हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कार्बन नंबर 1 हो या कार्बन नंबर 2 हो, दोनों के केस में केवल sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। इसका मतलब हम लोग के 3 में से केवल 2 ही p ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएगा। तो हम लोग का डायग्राम वाला पार्ट आराम से मेंशन कर सकते हैं हम लोग कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। उसमें तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए और जो p ऑर्बिटल वाला पार्ट है ये होना चाहिए ऊपर, बट डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में रखने के लिए इसको हम ये नीचे ही लिख के चल रहे हैं। तो हम लोग का जो 2p ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में डालते हुए नहीं चल रहे हैं। 1 मिनट, थोड़ा धीरे, ओके। उस चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। और जो कार्बन नंबर 2 है, अगर उस कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट को कंसिडर करना शुरू करें तो उस केस में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि दूसरे कार्बन वाले पार्ट में हम लोग के पास वापस से 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। और p ऑर्बिटल वाला पार्ट हम लोगों में 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2p वाला पार्ट विद अपोजिट स्पिन। अभी के लिए नहीं रख रहे, बस अभी ऐसा मेंशन कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों को दोनों कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड बनाना है, सिग्मा बॉन्ड, और फिर 2 हाइड्रोजन दोनों तरफ डालना है। तो हम एक काम करते हैं, इस डायग्राम को हम थोड़ा नीचे लेके जाते हैं ताकि डायग्राम अच्छे से बना पाए। चलो जैसे इस कार्बन वाले पार्ट में अगर हम लोग मिक्सिंग करना शुरू करें तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, नीचे में भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और यहाँ वाले पार्ट में 2p, ऊपर वाले पार्ट में भी 2p। चलो, जब भी कभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वही ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में जाएंगे जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट एग्जिस्ट कर रहे हो और एटलीस्ट अपोजिट स्पिन तो होना चाहिए। तो इस केस में अगर दोनों कार्बन के बीच में हम लोग को सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो हम लोग आराम से एक कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को दूसरे कार्बन के sp2 के साथ मिक्सिंग में लेके चले गए सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा फिर 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। तो एक हाइड्रोजन वाले पार्ट का हम लोग आराम से 1s को यूज करके यहाँ पे एक ओवरलैप करा सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के लिए। उसके बाद वापस से दूसरे हाइड्रोजन वाले पार्ट का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट को हम लोग ओवरलैप करा सकते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट से। एक ये चीज हो गया। तो सिमिलर टाइप से हम लोग ये काम नीचे वाले में भी करा सकते हैं कि 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बिल्कुल अपोजिट स्पिन के साथ वाले हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करा के बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज कर लिए। एक यहाँ वाले पार्ट में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, एक दूसरे वाले पार्ट में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इन सब बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद फिर हम लोगों का, क्योंकि कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, तो 2 एटम्स के बीच में कभी भी
जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, वो हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बनता है। तो ये जो दूसरा ऑर्बिटल 2p वाला पार्ट बचा रह गया, इस चीज को हम लोग आराम से पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो sp3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ से सिग्मा बॉन्ड बन गया, उधर जो सिग्मा बॉन्ड बनना था बन गया, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बन गया, फिर उसके बाद हम लोग आराम से p ऑर्बिटल को यूज करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा लिए। तो ऐसा हम लोग पहले डिस्कशन किए थे कि ऑक्सीजन में एक ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ, फिर दूसरे ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ, बट यहाँ पे एक ऑर्बिटल के कुछ ऑर्बिटल मिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, फिर उसमें ओवरलैप हुआ, और बाकी प्योर ऑर्बिटल में अलग से ओवरलैप हुआ, ऐसा मेंशन करते चल रहे हैं। ये हम लोग का ऑर्बिटल डायग्राम कंसिडर किया जा सकता है, शफल ऑर्बिटल डायग्राम। सर 2p दोनों सेम स्पिन रहेगा? सॉरी, उल्टा लिख नहीं थे क्या, उधर चेंज करना भूल गए। और इसके बाद एक और छोटा सा कंसिडरेशन है जो आज हम डिस्कस करना प्रेफर करेंगे, थोड़ा टाइम तो हो गया लेकिन फिर भी प्रेफर करेंगे, चलो ध्यान दो। जैसे अगर मान लो कि हम लोगों का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दे रखा था, और यहाँ पे दोनों पे हाइड्रोजन दे रखा था, दूसरे वाले पार्ट में भी दोनों पे हाइड्रोजन, तो इसके इसमें कार्बन वाले पार्ट पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम मेंशन किए। तो पॉइंट ये है कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो s ऑर्बिटल के साथ मान के चलते हैं कि px और py वाला पार्ट मिक्सिंग में चला गया, मतलब कार्बन नंबर 1 पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, उस हाइब्रिडाइजेशन में दो p ऑर्बिटल में px और py चला गया। तो जब px और py मिक्सिंग में गया, मतलब अपने पास एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आएगा जो कि x और y डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली एक्स वाई प्लेन लिख सकते हैं हम लोग, मतलब जो स्ट्रक्चर आएगा वो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। अगर यहाँ पे pz लेते तो xz प्लेन, अगर px की जगह पे pz लेते तो yz प्लेन कंसिडर कर सकते थे। फिर कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं, सॉरी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के पाई बॉन्ड की बात करते हैं। तो अगर कार्बन नंबर 1 वाले पार्ट पे हम लोग पाई बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, तो इस केस में px और py तो खत्म हो चुका है, बचा क्या पास इसके पास ऑप्शन, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बच रखा है pz। तो इस केस में कार्बन नंबर 1 का क्योंकि दो ऑर्बिटल जा चुका था हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक ही ऑर्बिटल बच गया है पाई बॉन्ड बनाने के लिए pz, और pz हमेशा पाई बॉन्ड पैरेलल ऑर्बिटल pz के साथ ही बना पाएगा। मतलब क्योंकि कार्बन है तो इसलिए pz बोल रहे हैं, डी वाले पार्ट में हम लोग एक्स जेड या फिर वाई जेड से बॉन्ड बनवा सकते थे, लेकिन यहाँ पे पी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में पहले कार्बन का pz हमेशा दूसरे कार्बन के साथ pz के साथ ही बॉन्ड बना पाएगा। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड वाले पार्ट का भी हम लोग को प्लेन मालूम पड़ गया, एक जेड लाइन है दूसरा भी जेड लाइन है, दोनों ओवरलैप करेगा तो जेड डायरेक्शन में कुछ बनेगा अपने पास। अब मान लो कार्बन नंबर 2 पे आता है फिर से हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में, तो sp2 में s तो जाएगा ही जाएगा। अब अगर अपने पास 3 ऑर्बिटल्स थे px py pz, तो pz तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो बचा क्या ऑप्शन अपने पास, तो इसका मतलब फिर से px और py ही ऑप्शन बचा, मतलब हम लोग एक्स वाई प्लेन वापस से कंसिडर कर रहे हैं। तो कार्बन नंबर 1 पे अगर एक्स वाई प्लेन कंसिडर करते
तो पाई बॉन्ड pz से बनता, इसके वजह से कार्बन नंबर 2 पे वापस से हम लोग को xy प्लेन में ही जाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है इस कार्बन वाले पार्ट के ऊपर जो ये 3 बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये अगर